मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद भारत एक लंबे समय के लिए अलग अलग राजवंशों के अधीन रहा। इस समय में कोई भी राजवंश ऐसा नहीं हुआ जो एक लंबे समय के लिए भारत को एक सूत्र में बांध सके। मौर्यों के अंत के बाद कुशनों और सातवाहनों ने युद्ध करके काफी हद तक इस बात को स्थिर करने की कोशिश करी, परंतु वे असफल रहे। चौथी शताब्दी में उत्तर भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम गुप्त वंश था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज वीडियो देखने के साथ साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन करा। इस वंश के शासनकाल में अनेक क्षेत्रों में विकास हुआ। गुप्त वंश का शासन भारतीय इतिहास में स्वर्णकाल कहा जाता है। इस वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। इस वंश में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त जैसे प्रतापी सम्राट हुए। गुप्त साम्राज्य की नींव श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में रखी। श्रीगुप्त ने 40 वर्षों तक शासन करा। उसके बाद उसका पुत्र घटोत्कच 280 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। प्राचीन इतिहास में श्रीगुप्त और उसके पुत्र घटोत्कच को महाराजा की उपाधि दी गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त राज घटोत्कच ने अपने पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम को 320 ईसा पूर्व में अपना उत्तराधिकारी घोषित करा। चंद्रगुप्त ने अपनी संधि के कारण मगध की एक मुख्य शक्ति शिलावी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। दहेज में मगध साम्राज्य पाकर के और नेपाल के साथ मिलकर के चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। कुषाण काल में मगध की शक्ति और महानता समाप्त हो गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने इसे पुनः स्थापित किया। उसने अयोध्या और इलाहाबाद तक मगध साम्राज्य का विस्तार करा। चंद्रगुप्त प्रथम पाटलिपुत्र से शासन करता था। उसे महाराज धीराज की उपाधि दी थी और उसने अनेक विवाह संधियों के साथ अपने साम्राज्य का विस्तार करा। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह गुप्त वंश के लिए महत्वपूर्ण शासक था जिसने गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान करी। उसने 319 ईस्वी से अपने गुप्त वंश की शुरुआत करी। गुप्त वंश में चांदी के सिक्कों का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था। 335 ईस्वी में गुप्त वंश का साम्राज्य समुद्रगुप्त ने संभाला। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। यह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त एक महान साम्राज्य का निर्माता था। उसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार करा। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में 9 शासकों को पराजित करा था और दक्षिण भारत में 12 शासकों को पराजित करा। समुद्रगुप्त जब सिंहासन पर बैठा उस समय में गुप्त साम्राज्य बहुत ही छोटा था। सारा देश अनेक अनेक छोटे भागों में बंटा हुआ था। उसने अनेक राज्यों को जीत करके अपने गुप्त साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य बना दिया। समुद्रगुप्त ने पूरे उत्तर भारत पर अपनी विजय का परचम लहराया। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य राज्यों को समुद्रगुप्त ने हरा करके अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। ये सभी राज्य उसके अधीन राज्य थे क्योंकि वह सभी उसको कर देते थे। ये राज्य उसे कर देने के साथ साथ सैन्य सहायता भी देते थे। एक विशाल सेना की सहायता से उसने दक्षिण भारत के सभी राज्यों को हरा दिया था, परंतु उसके पाटलिपुत्र से दूरी के कारण अपने साम्राज्य में शामिल नहीं कर पाया और केवल कर लेता रहा। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राज्य का शासक बना। 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त साम्राज्य का शासक बना। विक्रमादित्य को भारत का महान सम्राट माना जाता है। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों और विजय दोनों के साथ किया। ध्रुव देवी और कवेर नागा उसकी 2 पत्नियां थी। उदयगिरी, सांची, मथुरा के अभिलेख, दिल्ली के लौह स्तंभ का अभिलेख
और सिक्के का प्रचलन, इन सभी उल्लेखों से यह पता चलता है कि विक्रमादित्य ने गुजरात मालवा को हरा करके उन क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। विक्रमादित्य का शासनकाल कला, संस्कृति और धर्म के लिए एक उन्नति का समय था। इतिहास में हमें कालिदास का भी जिक्र मिलता है। महान कालिदास भी विक्रमादित्य के शासनकाल में नवरत्नों में शामिल थे। विक्रमादित्य के शासनकाल के बाद 415 ईस्वी में कुमारगुप्त ने शासन को संभाला। कुमारगुप्त के शासनकाल में इसके सिक्कों पर सबसे पहले शिव पार्वती को पति पत्नी के रूप में दर्शाया गया था। कुमारगुप्त के शासनकाल में मध्य एशिया की सेना ने बैक्ट्रिया को जीत लिया। उसके बाद हिंदू कुश के पहाड़ों में बसे हुए हूणों से उन्हें आक्रमण का खतरा मंडराने लगा। लेकिन कुमारगुप्त के शासनकाल में हूणों के साथ युद्ध का खतरा दूर ही रहा। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त के इतिहास से हमें यह पता चलता है कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में उसे युद्ध के काफी खतरे हुए, लेकिन उसके पुत्र स्कंदगुप्त की सहायता से उसने अपने साम्राज्य को बचा लिया। कुमारगुप्त के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 455 ईस्वी में कुमारगुप्त की मृत्यु हो गई। कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात 455 ईसा पूर्व में स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य के शासक बने। स्कंदगुप्त ही गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। वह एक वीर और पराक्रम योद्धा था। उसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ, लेकिन उसने अपने साम्राज्य की सहायता से हूणों को पराजित कर दिया और अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा स्थापित करी। स्कंदगुप्त एक योग्य शासक था। 466 ईस्वी में चीनी सम्राट के दरबार में एक राजदूत भेजा। इसके बाद स्कंदगुप्त के चीन के साथ मित्रता के संबंध बने। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने शकों और हूणों को हराया था। उसमें हूणों ने उत्तर पश्चिम में कई बार आक्रमण किया। गुप्त साम्राज्य के शासकों ने उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की थी। इसका लाभ उठा करके हूणों ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया और उसका पतन होने लगा। स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। उसकी मृत्यु के बाद अनेक शासकों ने शासन किया, लेकिन उसमें से सबसे अधिक शक्तिशाली शासक बुधगुप्त हुआ। शासकों की कमजोरी के कारण एक ओर से सामंतों ने सर उठाना शुरू किया, दूसरी ओर से हूणों ने आक्रमण किया। गुप्त की शक्ति कमजोर हो गई और गुप्त साम्राज्य कायम नहीं रह सका। स्कंदगुप्त की मौत के बाद साफ दिखाई दे रहा था कि गुप्त साम्राज्य का अंत हो चुका है। इसके बाद कुछ वर्षों तक पुरुगुप्त, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त ने शासन किया था। 480 ईस्वी में श्वेत हूणों ने गुप्त साम्राज्य की कमर तोड़ दी और 550 ईस्वी में पूरी तरह से उत्तर पश्चिमी के इलाकों पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह से गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। तो दोस्तों, इतिहास के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर दोस्तों आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इतिहास के बारे में इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।